एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। अभी सुबह वाले कार्यक्रम में आपने देखा मैंने लग्न कुंडली का विश्लेषण करा था। अभी शाम में आपको उसी कुंडली के दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। लग्न, नवांश और दशमांश का एक साथ कैसे अध्ययन किया जाता है। इन्होंने पूछा है कि मालव्य योग का कैसा प्रभाव है। मालव्य योग लग्न में लगा तो है पर केंद्र में चंद्रमा आ जा रहे हैं, इस वजह से उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में विवाह, व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सुख, और इस कारण से कई बार व्यक्ति का जो ऐश्वर्य वाला जो प्रभाव होता है, दूसरे के तरफ आकर्षित होने वाला प्रभाव होता है, अपनी तरफ लोगों को आकृष्ट करने का जो प्रभाव होता है, जो अनुभव शक्ति होती है, याद करने की क्षमता जो होती है, एक्सपेक्टेशन जो होता है वो जीवन का, वो थोड़ा या फिर पद की इच्छा बढ़ती तो है पर वो जब भंग हो जाए तो कई बार कमजोर हो जाए, या फिर सूंघने की शक्ति कम होती है। सामने वाला कौन सा भाव मन में ले करके आपके पास आया है ये समझने में भूल हो जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो होता है वो छोटे छोटे कदमों से बढ़ने वाला, उसकी तरंग धैर्य की स्थिति कमजोर होती है। ये सब शुक्र के मालव्य योग के प्रभाव में भंग होने से अब क्या होगा कि वहां व्यक्ति कई तरीके से अपने नेचुरल बिहेवियर के साथ नहीं होता, दान देने की प्रभावशालिता कमजोर हो जाती है, वो देना नहीं चाहता, पकड़ करके रखना चाहता है। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता, अपनी दिव्य मुस्कान से लोगों को भ्रमित कर देना, ये सब थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। स्वयं की सुंदरता थोड़ी कम हो जाए, स्वयं का प्रभाव थोड़ा कम हो जाए, ऐसा होता है। क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, महान दानी कहे जाते हैं। क्यों दानी? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जो ऐश्वर्य था वो दानवों को दान दे दिया था, और फिर बन क्या गए थे, स्वयं को बना दिया था दानवों का दैत्य गुरु बन गए थे। और हमारी कुंडली में जो शुक्र होते हैं वो परशुराम अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं, भगवान परशुराम के रूप में। ये कहानियां अलग अलग आपको चीजों पे और जगहों पे ग्रंथों में मिल जाएंगी। तो शुक्र अस्त या कमजोर या उनका भंग होना, ऐसा भी नहीं है कि आपकी कुंडली में योग अगर भंग हो जाए तो वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नवांश कुंडली में जब आप शुक्र को देखेंगे तो वो राहु और गुरु के साथ बैठे हैं, जहां चतुर्थ भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति होकर के। यहाँ पे वैसे आपके दाम्पत्य में, जैसे ही दाम्पत्य के सूत्र में व्यक्ति बंधेगा उसका प्रभाव एक्टिव होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां वो शुक्र जैसे जैसे आपकी कुंडली में दशा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके भाग्य के बल को, वैसे वैसे आपके लाभ के बल को, वैसे वैसे आपके ज्ञान में वृद्धि के संकेत देते जाएंगे। और कर्म क्षेत्र के लिए वही शुक्र आपको, वहीं पे गुरु, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं तीनों। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्म से, अपने कर्म जनित जो सुख होते हैं उससे उसको संतुष्टि मिली रहती है। मतलब वो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि वो मानसिक रूप से कहीं से चिंतित रहे कि मुझे मेरा काम पसंद नहीं है या फिर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, ऐसा नहीं होगा। ये कर्म क्षेत्र आपको सुख दे सकता है और व्यक्ति अपने काम से खुश होता है, वो अप्रसन्न नहीं होता। ये शुक्र का प्रभाव। आप जब इनकी कुंडली में जैसे नवांश और लग्न का जब अध्ययन एक साथ करना हो तो सबसे पहले हमें सूर्य को देखना चाहिए। तो सूर्य आपकी कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति होकर के कहाँ बैठे हैं, जन्म कुंडली में 12वें भाव में। इसका प्रभाव मैंने कल सुबह के कार्यक्रम में, सुबह वाले आज के कार्यक्रम में बताया है। और यहाँ वो केंद्र में आ रहे हैं, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं ना, ये अच्छी बात होगी। और यहाँ भी केंद्र का अधिपति होकर के ये केंद्र में बैठा, ये भी ठीक होगा। चाहे पापग्रह हो चाहे शुभग्रह, कम से कम केंद्र में आकर के संतुलित और संतुलन पैदा कर देते हैं। उनका प्रभाव जब आप ज्योतिष के पहले ही अंक में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि केंद्र में आकर के सारे ही ग्रह वो ना चाहते हुए भी उनको अच्छा परिणाम करना पड़ता है और उनको सुख देना ही पड़ता है, क्योंकि ये भगवान नारायण का वास स्थान होता है और यहाँ आकर के उनको प्रसन्न होना ही पड़ता है। जिस तरीके से भगवान की शरणागति में गया व्यक्ति कभी भी प्रसन्नचित्त न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप
कोई किसी ने पूछा था, क्या पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ पूछा था, याद नहीं है अभी, अचानक ही याद आया, आई थी वो चीज पर भूल गया, जो ज्योतिष ही संबंधित था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने वो बात कही मंगल, और हाँ, तो क्या बोल रहा था, ईश्वर की शरणागति में गया मनुष्य कभी भी अप्रसन्न नहीं होता और उसको परम शांति मिल ही जाती है। ठीक उसी तरीके से ये केंद्र के जो भाव होते हैं वो व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से लक्ष्मी संपन्न योग में ले जाकर के परिणाम देने वाले होते हैं। तो आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य और मंगल चाहते हुए भी कभी भी कमजोर परिणाम तो नहीं करेंगे और अच्छे परिणाम ही देने वाले बनेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि सूर्य आपकी कुंडली में थोड़े बहुत कमजोरीपन, या होता है कई बार कि आपका जो दाम्पत्य होगा वो बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगे, कई बार अंदर अंदर थोड़ी सी कटुता होती है, थोड़ी सी अग्नि वहां पे जलती है, जिसको कभी कभी बुझाना पड़ता है और वो पड़ेगा, पर वो एक सामान्य सी बात होगी, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्न कुंडली के आधार पर आप मंगलिक तो नहीं है, पर चंद्र कुंडली से मंगलिक है। यहाँ नवांश कुंडली में भी आप मंगल दोष से पीड़ित होंगे। यहाँ पे तो आपको वो साहसी बना ही रहे हैं और कम्युनिकेटिव बना ही रहे हैं। चंद्रमा सूर्य यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ठीक ठाक है। यहाँ के लिए भी सूर्य थोड़े कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ेंगे और कई बार व्यक्ति को अपने बॉस के साथ सूर्य की दशा में अंतिम स्थिति में जाकर के, या कई बार आपको सूर्य की दशा में अपने बॉस के साथ संबंध, अपने पिता के साथ संबंध, अपने उनके साथ जो कनेक्शन होते हैं उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सूर्य की दशा में अपना आत्मबल कमजोर ना करें। गर्मी ज्यादा होती है, ताप संताप ज्यादा बढ़ता है और एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्याएं होती हैं। कई बार घर में कलह का वातावरण और मन खिन्न थोड़ा रहता है। ये नेचुरली ये ऐसा सूर्य का प्रभाव ऐसा आपकी कुंडली में रहेगा। व्यय बढ़ता है, धन खर्च होता है, दूसरों के कारण मन व्यथित होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति दशम में बैठे, अगर कल को कोई रोजगार करना होगा, ये 6वीं बार बोल रहा हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मंदिर जाया करिए, आप सभी लोगों को मैं ये बात बोलता हूं, मंदिर जाएंगे तो आप मजबूत रहेंगे। और प्रत्येक दिन मंदिर जाइए, कोई आवश्यक नहीं है कि हफ्ते में या सप्ताह में एक बार, ना 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 ना, प्रत्येक दिन मंदिर जाना है। अपनी उपस्थिति और अपने मंदिर का घंटा अवश्य बजाकर आना है। ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि सबसे पहले वो खुद पे ही, आपके ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति का प्रभाव पड़ा हुआ है, जिस प्रभाव से मुक्त होने के लिए गर्भगृह का दर्शन, जहां शांति मिल जाती है, उसका आवश्यक है, उसका दर्शन आवश्यक है। आसपास का कोई भी मंदिर हो, अवश्य सभी लोग इकट्ठा होकर के निश्चित रूप से जाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। एक छत्र सम्राट बनना है। तो ये चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ पे पत्नी के हाथ से कभी किसी को पैसे ना दिलवाएं, आप भी ना दे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास इतनी बल की स्थिति मैं नहीं देख रहा, क्योंकि बेवजह की शत्रुता पालने का कोई मतलब नहीं होगा। और यहाँ तो मंगल नीच के भी हैं। मैं बहुत ज्यादा भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता कि आप जो पैसे देंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। इस वजह से कभी भी किसी को पैसे देने से बचना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं और इन दोनों का प्रभाव आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात यहाँ तक रही। चंद्रमा की दशा कैसी जाएगी, अगर ये सवाल पूछते हैं तो जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति एकादशवें में 8वें भाव के अधिपति के साथ बैठे। चंद्रमा की दशा में दारिद्र्य ना छाए, चंद्रमा की दशा में कारोबार कमजोर ना हो और चंद्रमा की दशा में रोग व्याधि न फैले। चंद्रमा की दशा में यहाँ रोगेश, यहाँ दशमेश और यहाँ वापस रोग भाव मिल रहा है। और बाकी के स्थिति के आधार पे इनकी जो स्थिति बनी है 19 डिग्री के युवावस्था में होंगे, कुमार अवस्था में होंगे। और इस कुंडली के लिए वो चूंकि जो स्थिति बनी है तुला लग्न की कुंडली के लिए, तो ना तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ना तो बहुत ज्यादा बुरे। इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली के लिए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, ना तो बहुत ज्यादा बुरा। मतलब इस दशा काल में आप अपना टेम्पर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, अपने काम पे फोकस हटा नहीं सकते और उस पर रेगुलराइज आपको उसका एनालाइजेशन करते रहना होगा कि कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गुस्ताखी ना हो। क्लियर है? इस दशा काल में किसी को भी देने से बचना चाहिए,
पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, बड़े बेटे का स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा की दशा में विशेषतया अगर हो सके तो अपने स्वास्थ्य पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, और बात बन सके तो माता जी के प्रभाव को भी दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि ग्रह जहां बैठा है, जहां देख रहा है और जहां का अधिपति होता है, वो तीनों ही तरीके से प्रभावित होता है। वो किसके साथ बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, ये सारी चीजें देख करके व्यक्ति को परिणाम निकालना चाहिए। क्लियर है? मंगल इस कुंडली के लिए मारक और जन्म कुंडली में नीच के, मारक ग्रह के पास अगर बल कम हो तो ये अच्छी बात होती है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के लिए ये थोड़े ठीक नहीं भी हैं, यहाँ पे आकर के भी वो थोड़े ठीक नहीं हैं, यहाँ पे भी आकर के ठीक नहीं है। पर आपकी कुंडली में मंगल हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। दिग्बली ग्रह संतुलित होते हैं, अच्छे होते हैं, उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो परिणाम उनका अच्छा ही रहेगा। यहाँ के लिए वो दशम भाव के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ पीछे बैठे हैं और इस पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से मंगल की दशा में आपका कर्म क्षेत्र, जैसे चंद्रमा के बाद जैसे ही मंगल आएंगे तो जो घबराहट थी चंद्रमा की दशा वाली वो शांत हो जाएगी, काम आगे बढ़ जाएगा और डेली बेसिस का इनकम बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त आपका आत्मबल वापस आ जाएगा, मजबूत हो जाएंगे, इकट्ठा करने का एक नया जुनून सवार होगा और वापस व्यक्ति सफल होने के मार्ग पे चढ़ जाता है। क्लियर है? मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए, ये मंगल डिग्री में 4 डिग्री के वृतप्राय हैं और पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं। हालांकि शनि का प्रभाव उनके पास रहेगा, पर फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि थोड़ी बहुत सावधानी आपको अपने क्रोध को लेकर के करने की आवश्यकता होगी, जहां कई बार वो आपको डिमोलिश करने का प्रयास करेंगे, मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाए इसका खतरा होता है। कर्म क्षेत्र में बैठे हैं तो कई बार क्षेत्र से संबंधित संशय उत्पन्न करते हैं। मंगल की दशा अगर जन्म कुंडली में आएगी तो आपको थोड़ा बहुत सावधान होना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र को लेकर। हालांकि वो फिर भी ठीक ठाक है, उसमें बहुत ज्यादा चंद्रमा वाली मशक्कत नहीं मिलेगी। बुध जन्म कुंडली में 12वें और 9वें भाव के अधिपति, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। डिग्री के हिसाब से भी बुध की स्थिति जो बनी है वो बहुत अच्छी बन रही है। मैं समझता हूं कि बुध की दशा में आपको अनुभव सीखना होगा, लेना होगा, प्राप्त करना चाहिए। अनुभव कहीं से भी मिल जाए, कहीं नौकरी करने की स्थिति न बने तो आप चुपचाप देख करके टकटकी लगा करके दूसरों की गलती से सीखिए। बुध की दशा में अपनी वाणी के प्रभाव को तीव्र करने के लिए अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन एक बार और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ एक बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। बुध की दशा में आपका व्यक्तित्व और आपके सवाल खोजने और ढूंढने के तरीके बदल जाएंगे। उस समय आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, व्यावसायिक नेचर होगा और कई तरीके से व्यक्ति के पास नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। इस दशा काल में चूंकि नवांश कुंडली में वो अष्टमेश होकर के लाभ में बैठे हैं, इस वजह से कम पैसों पे कई बार नौकरी करनी पड़ती है या काम का दबाव बढ़ जाएगा। कई बार आप सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इस वजह से छोड़ दूं, पर ऐसा मत करिएगा। कर्म क्षेत्र के लिए वही बुध जो है वो आपकी कुंडली में 12वें जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि विपरीत परिस्थिति कई बार अपने छोटे भाई बहन या कई बार अपने कलीग वगैरह के साथ बनते हैं, पर उस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे वो दशा अंतर प्रत्यंतर में बदलेगी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है? गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पर वो लग्न में बैठे हैं और लग्न में बैठे गुरु कभी भी असंतुलन में नहीं होते। हालांकि गुरु हर बार यही कहते हैं, हे परमात्मा मेरी स्थिति कभी भी शुक्र और राहु के साथ न बनाना, पर दोनों ही है, शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में और राहु के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान है, क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो ठीक ठाक है, अष्टम में बैठे होते तो ये परेशानी बढ़ जाती, 12वें में बैठे होते तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती। और मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि कम से कम वो चंद्रमा से केंद्र में है, 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं। लग्नेश के साथ बैठेंगे तो लग्न की प्रवृत्ति अच्छी ही होगी, संतुलन ही पैदा करेंगे और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा से व्यक्ति को सराबोर करके रखते हैं। आप होपफुली बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। इस दशा काल में हार्मफुल नहीं होंगे, आप ना तो अपने लिए ना तो किसी दूसरे के लिए। नवमांश कुंडली के आधार पर ये आपकी कुंडली में मेहनत, मशक्कत, धनवान, धन और भाग्य का बल ये मिलेगा। कर्म क्षेत्र के लिए मानसिक सुख, शांति और पर्याप्त सुकून का जीवन व्यक्ति जी लेता है। ये गुरु की दशा का प्रभाव होगा।
स्थिति के आधार पर आपकी कुंडली में गुरु, एक बार फिर से मैं सारे ग्रहों को बता रहा हूं, 21 डिग्री के बैठे हैं डिग्री के हिसाब से, और नवमांश कुंडली में जो स्थिति बनी है वो 21 डिग्री वृद्ध अवस्था के होंगे, तो उनके पास बल थोड़ा कमजोर होगा। इनको बल देना होगा एकादशी, मंदिर का दर्शन, सूर्य नारायण की उपासना, और रविवार को नमक रात्रि में हो या दिन में बंद कर दीजिए। रक्त चंदन की माला गले में धारण करिए, अगर हो सके तो लाल चंदन का तिलक भी लगाया करिए। अगर संभव हो सके तो नॉन वेज वगैरह अगर खाते होंगे तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बताओ बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगना चाहिए। मैं जहाँ से जाता हूँ मंदिर दर्शन करने, यहाँ से पहले जैसे मान लो मेरा ये घर है, तो यहाँ मैं निकलता हूँ ऐसा निकल के यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पे एक मांस की दुकान है, और ठीक आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी दूर पे एक और मांस की दुकान है। ये लोग अपना सारा जो कचरा है वो सड़क पे फेंकते हैं। तो मुझे तो मैंने कई बार शिकायत भी करी है यहाँ उस दुकान वाले के पास जाकर के, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि श्रावणी अभी चल रही है, अभी दुकान बंद है। आप प्रत्येक लोग जो कम से कम मुझे देखते हैं, मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, अपना 12 माह से श्रावणी बीत जाए तो क्या दिक्कत है? विचार करिए, 12 महीने श्रावणी हो जाए तो कितने लोग अशुद्धि और गंदगी फैलाने से चूकने लगेंगे। सालों भर बंद कर दीजिए, टैटुआ सबका सही हो जाएगा और सब ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों का व्यापार सिर्फ हम पे टिका है, और वो इसलिए टिका है क्योंकि हम नीचे आ गए हैं, लेवल हमारी गिर गई, हम निकृष्ट हो गए हैं, हम पापी हो गए, हम बुद्धिमान थे पर अब बुद्धिहीन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है, हमारे अंदर का प्राबल्य कमजोर हो गया है, हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा कमजोर हो गई है, हमारे अंदर भौतिकता बढ़ गई है, हमारे जीभ का स्वाद कमजोर होने का नाम ही नहीं लेता है। आप करके देखिए, तुरंत सीधे हो जाएंगे सभी। और मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। सारे बंद तो सब बंद। आइए, यहां गुरु के बारे में बात कर रहा था। ये गुरु यहां पे ठीक है, बता चुका हूं। शुक्र लग्न में, उनका भी प्रभाव बताया। शनि यहां ठीक है, पर ये मंद है, तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, रिकॉग्निशन, ये सब मंद होगा। मतलब जब आप उनके प्रभावों को समझते हैं तो तुला लग्न की कुंडली में वो एक्टिव हैं, मतलब वो हमेशा ही आपकी कुंडली के लिए कुछ अच्छा देना चाहेंगे, लेकिन चूंकि उनका नेचर कभी भी खत्म नहीं होगा, वो उसे अपना जो प्रभाव है वो कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। इस वजह से वो तो कम से कम होता रहेगा। पर मैं एक बात और कहूं कि ये पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, तो ये जहां बैठते हैं वहां के लिए तो अच्छे हो जाएंगे, पर जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी, मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में भी ये बात बताई थी, तो यहाँ के लिए कमजोर, यहाँ के लिए कमजोर और यहाँ के लिए कमजोर, तो वो लाभ को भी मिनिमाइज करेंगे, आपके धन आगमन की स्थिति को और धन के और आपकी वाणी के प्रभाव को भी मिनिमाइज करेंगे। और यहाँ वो जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं 12 में, तो यहाँ ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ भी स्वग्रही हैं, यहाँ भी स्वग्रही हैं, और यहाँ भी शनि जो है वो मित्र की राशि में है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह, तो नहीं कहूंगा कारक ग्रह है, बेहतर है। क्योंकि डिग्री के हिसाब से भी अगर मैं देखता हूं तो शनि आपकी कुंडली में 13 डिग्री के हैं, खराब नहीं है, अच्छे हैं और शुभदायी भी होते हैं। अवस्था में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी बैठी है, राहु से दृष्ट है, राहु के नक्षत्र में, शतभिखा में है, तो शनि राहु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। उस समय आपको लाजवर्त की शरणागति लेनी चाहिए। और अभी तो वैसे आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले सूर्य की उपासना करिए। नॉनवेज और मांसाहार बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बढ़ेगा नहीं, और आप हमेशा ही मजबूत बने रहेंगे। क्लियर है? ये आपकी कुंडली में शनि तक का प्रभाव। राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, और मैं समझता हूं कि वो ना तो बहुत ज्यादा अच्छे ना तो बहुत ज्यादा बुरे, पर आपकी कुंडली के लिए वो लगभग सामान्यतया श्रेष्ठ परिणाम ही देते देखे जाएंगे, क्योंकि 3 शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो उनका प्रभाव पापक नहीं होगा।
और कम से कम वो आपके लिए अच्छे बने रहेंगे। कभी कभी आपके जीवन में जब कभी भी गुरु की दशा आएगी तो थोड़े शत्रुओं का बढ़ना होगा, धन हानि नहीं हो इसका ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में बनती है। अब आपको मैं आपकी कुंडली के होरा चार्ट पे लेके आता हूँ और बाकी के अन्य वर्गों में देखूँ तो आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। माता का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और माता का लाभ बहुत अच्छा रहेगा। एज ए टीचर वो आपको हमेशा ही टीच करती रहेंगी। और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वाहन वगैरह का सुख बहुत अच्छा है। हाँ, ये याद आ गई बात। आज हमारे यहाँ से किसी को वो भूमि भवन वाहन वाला सुख जो कार्यक्रम था, कल वाला था ना, उसको भेजा गया था। तो उधर से एक यूपी के कोई पुरुष, भद्र पुरुष थे, उन्होंने अपना पूरा घर, अपनी गाड़ी, अपना ऑफिस बना करके सारा भेजा। मैंने कहा हद है, ऐसे ऐसे लोग हैं। अपनी गाड़ी, ये देखो मेरी गाड़ी है, ये देखो मेरा ऑफिस है, ये मेरा कार्यालय है, ये ऐसे, हद है। पूरा मुझे हंसी आई बहुत तेज। मतलब कार्यक्रम मैंने भेजा तो उधर से वो लोग ऐसा रिवर्ट करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए मैं क्या बोल रहा था, शनि, चंद्रमा, बुध, ये तीनों आपकी कुंडली में धनदायक होंगे और माइलस्टोन साबित होंगे आपकी दशाओं में। बाकी के जितने ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और सूर्य, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, मेहनत भी लेंगे, माइंड सेट बिल्कुल ही पॉजिटिव रहेगा, नेचर अच्छी रहेगी, क्रोध की अधिकता नहीं रहेगी और काम ठीक ठाक चलेगा। दोनों ही स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा, शनि, बुध की जो दशा होगी वो आपसे मेहनत लेगी, थोड़ा टेम्पर बढ़ता है और कभी कभी खिन्नता भी बढ़ती है, पर बाकी के जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठेंगे। बलाबल के आधार पे अगर मैं बात कहूं तो आपकी कुंडली में मंगल के पास बल बहुत बढ़िया रहेगा और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु के पास, शुक्र के पास, मंगल के पास ठीक ठाक है, पर कमजोर हैं बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं। हालांकि आपको कभी भी वो दकियानूस नहीं बनने देंगे और कभी भी आपको परेशान करने वाला नहीं बनने देंगे। ये आपकी कुंडली है। अब क्या बताऊं, दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का 5वें में आना यह अच्छा होगा। यहाँ सूर्य और चंद्रमा थोड़े कमजोर, केंद्र में होते तो और अच्छी बात होती। गुरु और शुक्र बैठे हैं, कम से कम आप संतुष्ट रहेंगे, मेहनत आपके पास रहेगी, आपका कम्युनिकेशन और आपका जो एक भाव होता है जो सकारात्मक आपको बनाती है, वो बजरंग बली की पूजा से आती रहेगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।